नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्तियों को लेकर इतना बड़ा फैसला हो गया, लेकिन आज के अखबारों ने उसे केवल पहली खबर की जगह लगाकर अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया और सवालों को छेड़ने की जरूरत नहीं समझी। यह हाल विपक्ष की प्रतिक्रियाओं में भी दिखा। शायद इसीलिए मुद्रीकरण की जो पुस्तिका जारी की गई है उसमें विपक्षी राज्यों के भी उदाहरण दिए गए हैं जहां पुरानी सरकारी संपत्तियों को इसी तर्ज पर बेचा जा रहा है ताकि कोई विरोध करे तो बताया जा सके कि आप भी तो वही कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव और इंदौर में एक थाने को घेर लेने वाली भीड़ काफी है 12 मंत्रालयों की सरकारी संपत्तियों के निजी हाथों में सौंपे जाने की चर्चा को बहुत पीछे धकेल देने के लिए। सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ शब्द सुनाई दिए, एफिशिएंसी, बेटर, मैक्सिमाइज, एनहांस। इन सब शब्दों के जरिए बार बार बताया गया कि सरकार जिस क्षमता पर चलाती है उससे अधिक कार्य क्षमता पर प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे, खुद भी कमाएंगे और सरकार को भी देंगे। अगर यही बात है तो सरकार उन बुनियादी ढांचों को चलाने की अपनी कार्य क्षमता क्यों नहीं बढ़ा सकती है। इन ढांचों को बनाने में सरकार अपनी कार्य क्षमता की खूब वाहवाही करती है, कहती है कि हम एक दिन में इतने किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। जब सरकार अपनी इस एफिशिएंसी की तारीफ करती है तो फिर उसी सरकार की एफिशिएंसी उस सड़क के रखरखाव और चलाने में कहां गायब हो जाती है। वही सरकार बेचने के वक्त प्राइवेट सेक्टर की कार्य क्षमता की वाहवाही करने लगती है कि प्राइवेट सेक्टर इन संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आप नहीं समझ सकेंगे कि सरकार अपनी गोद में प्राइवेट सेक्टर को कैसे खिला रही है। आप जान नहीं पाएंगे और ना मीडिया बताने की हालत में है कि इन सरकारी संपत्तियों को किराए पर देने या किराए के नाम पर बेचने के लिए किस कंपनी को आगे किया जाएगा। To enhance for better operation. Utilization, much better utilization, faster, rapid infrastructure growth. Monetize it better, better monetized. Optimally utilizing it, greater value, meaningfully monetized. Greater productivity, better efficiency. Huge efficiency, a better managed In the most appropriate manner. कुल मिलाकर संसाधनों का अधिकतम दोहन और एफिशिएंसी की गूंज सुनाई दे रही है। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता की धारणा पर गौर कीजिए। जब भी सरकार की संपत्ति प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है तब उसे जोर शोर से एफिशिएंट बताया जाने लगता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर ना हो तो एफिशिएंसी की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए। क्या प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट ही होता है? कहीं यह हमारा पूर्वाग्रह तो नहीं कि जो सूट बूट में लैस चला आए, लटक झटक कर बड़े बड़े वादे कर दे और कोट की जेब में रुमाल रख ले तो वो एफिशिएंट हो जाता है? तो आप भी अपनी कमीज या कोट की जेब में रुमाल से भी बड़ा गमछा कोंच लीजिए, एफिशिएंट हो जाएंगे। पिछले साल अक्टूबर में इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी। इसमें 7 ऐसे अरबपतियों की कहानी है जो कभी मीडिया के कवर पेज पर सितारा बनकर चमका करते थे और जिनके बिजनेस कंगाल हो गए हैं। अनिल अंबानी को कभी मीडिया टॉप 10 अमीर में शामिल करता था, जॉगिंग करते हुए उनकी तस्वीर कवर पेज पर लगाता था, लेकिन आज उनकी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। आप पुरानी खबरों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आज के ये भगोड़े कभी एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर के हीरो थे। इन चेहरों में से कई सरकारी बैंकों का कई अरब रुपया लेकर विदेश भाग गए हैं। भागने से पहले इनके भी सैकड़ों शहरों में हजारों स्टोर्स खुला करते थे। बिजनेस की पत्रिकाएं इन्हें सबसे अमीर और सबसे ताकतवर, सबसे इंटेलिजेंट बिजनेसमैन बताया करती थीं। इन सब की कहानी में राजनीतिक संरक्षण, दोस्ती की भी कहानी है। ये सब ना हो तो ये एफिशिएंट लोग काफी डेफिशिएंट नजर आएंगे। प्राइवेट सेक्टर की जरूरत है, लेकिन यही सबसे एफिशिएंट है, इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी का आलम यह है कि 2017 से अब तक एक नहीं 4000 से अधिक कंपनियां नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT में दिवालिया घोषित होने का इंतजार कर रही हैं। इन पर सरकारी बैंकों के हजारों लाखों करोड़ लोन न चुकाने के आरोप हैं। इनके कारण सरकारी बैंकों का NPA 8 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। उल्टा सरकार को इन बैंकों को बचाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए देने पड़े हैं। डू यू गेट माई पॉइंट?
फ्लैशबैक में जाकर अखबारों की खबरें पढ़ा कीजिए। कम से कम यह पता चलेगा कि आपने पैसा खोया नहीं है बल्कि जेब कतरा साफ कर गया है। 19 जून 2021 के इकोनॉमिक टाइम्स की एक और रिपोर्ट में बताया गया है 2017 से एनसीएलटी ने 363 मामलों को ही निपटाया है 4000 में से। इसमें बैंकों को 80% से अधिक का नुकसान हुआ है। इसे हेयर कट कहते हैं। ऐसे समझिए बैंक ने 10,000 करोड़ का लोन दिया, कंपनी लोन नहीं दे पा रही और एनसीएलटी में चली जाती है जहां उसकी कीमत 2000 करोड़ में तय होती है। नया खरीदार आता है, कहता है इससे कम दाम देंगे, तो बैंक को जो मिलता है उसी से संतोष करना पड़ता है। 10,000 करोड़ का लोन दिया और संतोष करना पड़ा 2000 करोड़ से। फिलहाल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई पर रोक लगी है। एनसीएलटी की गाड़ी भी धीमी गति से चल रही है। अगर ऐसा ना होता तो एनपीए के आंकड़े और ज्यादा नजर आते। कोविड से पहले भी कमोबेश यही हाल था अर्थव्यवस्था का। तो इस तरह के एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर को सरकारी संपत्तियां लीज के नाम पर 20 साल 30 साल के लिए सौंपकर सरकार 4 साल में 6 लाख करोड़ कमाने की सोच रही है। हमारा सवाल सिंपल है, क्या जनता के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की एफिशिएंसी केवल सरकार के पास है और बनाने के बाद उसे चलाने की एफिशिएंसी केवल प्राइवेट सेक्टर के पास ही है? राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति के तहत जोर दिया गया है कि स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को 20 से 25 या 30-40 साल के लिए निजी सेक्टर के हाथ में सौंपना यह निजीकरण नहीं है तो क्या है? राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की 26,700 किलोमीटर लंबी सड़कों को टोल वसूली और रखरखाव आदि के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाना है। हमारे सहयोगी हबीब ने ऐसे ही एक राष्ट्रीय राजमार्ग की यह तस्वीर भेजी है जिसका नाम मौद्रीकरण की सूची में है। अभी यहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टोल वसूलता है, लेकिन अब कोई प्राइवेट कंपनी वसूलने आ सकती है। ये हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग है। हम आपको बता दें कि एफिशिएंसी की इस अवधारणा में लोग नहीं हैं, क्योंकि नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा है कि 1 साल में टोल नाके खत्म हो जाएंगे। जीपीएस से टोल वसूली होगी, मतलब यहां काम करने वाले लोगों से काम छिन जाएगा। वैसे भी सरकार सिर्फ इसी पर जोर दे रही है कि 4 साल में 6 लाख करोड़ मिलेंगे। यह नहीं बताया गया कि इससे रोजगार कितना घटेगा या बढ़ेगा। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि अगले 3 साल में टोल से सरकार की कमाई 1,34,000 करोड़ होने जा रही है। अभी 34,000 करोड़ ही है। इसका मतलब है चप्पे चप्पे पर टोल बढ़ेंगे और टोल टैक्स भी बढ़ने वाला है, खत्म नहीं होने वाला है। टोल जिंदगी भर बंद रद्द नहीं हो सकता। आप कुछ भी कहते रहिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। जब तक आपको अच्छे रोड चाहिए तो आप इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। यह याद रखिए कि आप केवल टोल टैक्स नहीं दे रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर उपकर भी देते हैं सेस। छोटा मोटा नहीं, बल्कि 1 लीटर पर 12 से 18 रुपए रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। सरकार ने इसी साल अब तक 4.25 लाख करोड़ रुपए वसूल लिए हैं पेट्रोल डीजल के एक्साइज टैक्स से। कार खरीदने के समय आप रोड टैक्स भी देते हैं। कमाई बढ़ने का चांस नहीं, तरह तरह के टैक्स से जेब ढीली हो रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान है कि पेट्रोल पर जो सेस लग रहा है उससे वैक्सीन दिया जा रहा है, तो फिर यह मुफ्त का टीका कैसे हुआ? फिर उनका धन्यवाद कैसे हुआ? सरकार के लिए टोल कमाई का बड़ा जरिया है, जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी पार्टनर होगा। तो दूसरी तरफ आम जनता के लिए 50-100 किलोमीटर पर टोल के पैसे देना झुंझलाहट का कारण भी हो सकता है। आम आदमी को भले टोल से मुक्ति ना मिले, लेकिन राजनीति वोट के लिए इसका रास्ता निकालती रहेगी। गुजरात में आनंदीबेन पटेल ने 15 अगस्त 2016 से 12 राजकीय मार्गों पर सरकारी बसों, कारों और छोटे वाहनों के लिए टोल खत्म कर दिया है। इसी तरह जून 2014 में चुनाव से पहले महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने 44 टोल नाकों को खत्म कर दिया था। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो आम जनता टोल शुल्क कम करने
या माफ करने को लेकर आए दिन संघर्ष करती रहती है। आए दिन टोल नाके पर झगड़े होते रहते हैं। 9 महीनों से किसानों ने सड़कों के टोल प्लाजा फ्री कर रखे हैं। सिर्फ किसानों के लिए नहीं, सबके लिए, इस सिद्धांत के चलते कि कम से कम हवा और पानी ऊपर वाला देता है और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य ये देना न्यूनतम सरकार का दायित्व होता है। और इस 9 महीने के बाद सरकार ने क्या दिया है? अब बताया जा रहा है कि जो टोल प्लाजा थे वो तो रहेंगे, ऊपर से 27,000 किलोमीटर की सड़कें अब और प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएंगी, जिससे सरकार 1,60,000 करोड़ कमाएगी। सरकार करेगी कमाई और आप और मैं कल तक जिस सड़क पे आराम से जाते थे, अब उस सड़क पे भी टोल दिया करेंगे। पहले होता था प्राइवेट सेक्टर सड़क बनाओ और उस पे टोल लो, अब बनी बनाई सड़क को लो, बस रखरखाव करो और टोल लो। किसान आंदोलन इसका विरोध करेगा। यह धारणा पूरी तरह से गलत है कि टोल देने के बाद सड़क बेहतर हो जाती है। टोल की सड़कें भी खराब मिलती हैं। 27 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने NH6 पर लगने वाले टोल में कमी कर दी थी क्योंकि सड़क बहुत खराब थी। लेकिन आम आदमी कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जाएगा? राजस्थान में जोधपुर से गंगानगर जाने के रास्ते में 5 जगहों पर टोल टैक्स देने पड़ते हैं। एक तरफ का 205 रुपया, उसमें से भी करीब 60-70 किलोमीटर सड़क खराब है। आप पेट्रोल के दाम के रूप में भी ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, टोल के रूप में भी टैक्स दे रहे हैं। इस तरह आपकी जेब खाली हो रही है। लेकिन इससे पहले कि यह पता चले आपको, जनता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का भूसा भर दिया जाता है। किसान आंदोलन के लिए टोल टैक्स एक अहम मुद्दा है। किसान आंदोलन का एक लक्ष्य यह भी है, हरियाणा को टोल मुक्त कराना है। हमारी ये डिमांड भी रही है कि ये जो टोल हैं ये किसान को बिल्कुल फ्री किए जाएं। पहले फ्री है ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए, लेकिन ये जो किसान का कोई भी व्हीकल है, कार है, जैसे वो कोई मशीनरी अपने खेत में ले जाना चाहता है ट्यूबवेल बोरिंग करवाने के लिए, उसको ये कमर्शियल में मानते हैं, कई बार रोकते हैं कि भाई इसकी आपको पर्ची देनी होगी। तो ये सभी टोल जो है ये टोटल के टोटल किसान के लिए, वो अपने किसी भी व्हीकल पे आता है, गाड़ी पे आता है, ट्रैक्टर पे तो फ्री है ही, लेकिन कोई मशीनरी लेकर आता है तो उस पर भी ये टोल जो है एकदम फ्री होना चाहिए। तो उसके चलते ये जो टोल हैं ये हमने बंद कर रखे हैं कि टोल बिल्कुल फ्री होने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर 3 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है। 1.25 लाख करोड़ का टारगेट है इस नीति से। इस पैसे से कर्ज तो चुका सकते हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट के लिए क्या बचेगा? संसदीय समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि परिवहन सेक्टर के प्रोजेक्ट में निजी निवेश कम होता जा रहा है। सरकार बिना वित्तीय प्रावधान के प्रोजेक्ट का ऐलान करते जा रही है। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी सुझाव है कि निजी निवेश के रास्ते भी निकाले, टोल बढ़ाए। यानी कितनी सहमति है सभी दलों में। आप किसान हैं तो टोल देंगे, लेकिन आप मेट्रो के मिडिल क्लास हैं तो हो सकता है कि टोल से कहीं कहीं मुक्ति भी मिल जाए। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम टोल के खत्म होने की कहानी बताती है कि जब ताकतवर लोग चाहेंगे तो टोल खत्म हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली नोएडा टोल खत्म कर दिया। अक्टूबर 2016 में तत्कालीन चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि आपने 10 किलोमीटर सड़क बनाई है और बात ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने चांद तक पहुंचाने की सड़क बना दी हो। तो कहां टोल माफ होगा, कहां समाप्त होगा, इसकी कोई नीति नहीं। लेकिन आम जनता हर जगह टोल दिए जा रही है। दिल्ली से कांडला के लिए 4 से 6 एक्सेल ट्रक पर 7,380 रुपया टोल लगता है। 1100 किलोमीटर की सड़क पर 19 जगहों पर टोल देने होते हैं। भारत में लॉजिस्टिक की लागत काफी अधिक है, जिसका असर निर्यात की क्षमता पर भी पड़ता ही होगा। ट्रक वाले आए दिन शिकायत करते हैं मगर सुनी नहीं जाती। अचानक से आपको बताया जा रहा है कि सरकार ने जो सड़कें बनाई है उसका रखरखाव प्राइवेट सेक्टर करेगा। इससे सरकार को आमदनी होगी। क्या सरकार के पास पैसे की आमदनी कम हो गई है कि सड़क से ही इतने तरीके से कमाई का जरिया निकाला जा रहा है? फिर GST की वाहवाही का क्या हुआ?
राष्ट्रीय मुद्रीकरण की पुस्तिका में राज्यों में चल रही इसी तरह के उपायों, योजनाओं के अनेक उदाहरण हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष विरोध करता है तो पहले अपने राज्यों में देख ले। राहुल गांधी और पी चिदम्बरम ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की आलोचना की। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। और कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी 70 साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसीजन ले लिया है। मतलब प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बिना भाइयों और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते। आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं, आप सुनिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए रेलवेज, 400 स्टेशन, 150 ट्रेनें, रेलवे ट्रैक और वुडशेड। और जो हमारे रेलवेज के एम्प्लॉई हैं, आप भी बात समझ लीजिए, जब ये रेलवे से छीनकर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है। 25 एयरपोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? पोर्ट्स 13,000 करोड़, 31 प्रोजेक्ट्स, 9 पोर्ट्स किसको जा रहा है आपको मालूम? ये जो एसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड़ रुपए अपना पैसा डाला है। ये पूरा का पूरा 3-4 लोगों के हवाले किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है भाइयों और बहनों, क्या नाम दिया इसका, क्या कहते हैं इसका? नहीं, वो एक लाइन थी, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन। ये आपका भविष्य है। ये जो आपका भविष्य है इसको बेचा जा रहा है, इन 3-4 उद्योगपतियों को गिफ्ट दी जा रही है। रियलिटी है। गुलाम वो है जो एक परिवार के आश्रय में देश के संदर्भ में जब देश प्रगति करता है तो उसके बारे में अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करते हैं। 6 लाख करोड़ रुपया भारत की तिजोरी में आएगा, शायद राहुल जी को ये बात रास नहीं आई। 70 साल की आजादी में जिस परिवार ने, जिस गृह जिले से मैं हूं, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं बनाया, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं। जहां पर वो 15 साल तक सांसद रहे, वहां पर एक सीटी स्कैन की मशीन भी तब आई जब मोदी की सरकार आई, और वो प्रधानमंत्री को हिदायत दे रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जी को हिदायत दे रहे हैं जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज तक एक गृह जिले में नहीं बनाया। 6 लाख करोड़ भारत की तिजोरी में आएगा। राहुल गांधी को इस बात से तकलीफ है। मैं दोबारा कहती हूं, भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि ओनरशिप हर एसेट की भारत सरकार के पास रहेगी। शायद दिक्कत राहुल जी को इस बात की है। मैं दोबारा प्रश्न करती हूं कि जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब एक्सप्रेसवे का मोनेटाइजेशन कांग्रेस की सरकार ने किया, जब रेलवे स्टेशन के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए या उसको मोनेटाइज करने के लिए आरएफपी कांग्रेस की सरकार ने निकाला, तब क्या राहुल गांधी देश बेच रहे थे? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह गए। महाराष्ट्र सरकार नारायण राणे को गिरफ्तार कर लेती है। दिन भर शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार चलती है।
बीजेपी दफ्तर पर हमले होते हैं तो नारायण राणे को एक पोस्टर में मुर्गी चोर लिख दिया गया। बहरहाल राणे की गिरफ्तारी को बीजेपी ने संवैधानिक मूल्यों का हनन बताया है। विश्व गुरु भारत में फुल एंटरटेनमेंट चल रहा है। रही बात अर्थव्यवस्था की, तो आप जानते ही हैं आपका घर नहीं चल रहा है। बड़बोले नारायण राणे के लिए आखिर उनका विवादित बयान ही गले की फांस बन गया। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रायगढ़ में मीडिया से बात करते हुए राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस बात पर थप्पड़ मारने की बात कही थी। आज 74 वर्ष पूर्ण करून 75व्या वर्षात अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। त्याशी नाही काय किती वर्ष आली देशाला संस्कृती हिरक महोत्सव काय मी असतो ते कानाखाली चढवले। ऐसे बयान पर शिवसेना की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। शिवसेना के एक नेता की शिकायत पर नासिक के पुलिस कमिश्नर ने राणे की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया और एक पुलिस टीम को रत्नागिरी जिले में रवाना कर दिया। नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 IPC 500, 505(2) और 153B ऐसा करके ये 3 सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। नासिक के साथ ही पुणे और रायगढ़ के महाड पुलिस में भी नारायण राणे के खिलाफ समाज में तनाव और द्वेष फैलाने के केस दर्ज कर दिए गए। उधर नाराज शिवसैनिकों ने नासिक, सांगली, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक नारायण राणे के पोस्टरों पर कालिख फेंकी, पत्थर फेंके। मुंबई के जुहू में तो नारायण राणे समर्थक और शिवसैनिक आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पत्थर चले, करीब आधा घंटा हंगामा चलता रहा। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर स्थिति नियंत्रण में आई। देखिए, मैं इस समय जुहू में हूँ और ये नारायण राणे का जो घर है उसके ठीक सामने देखिए हंगामा चल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर शिवसैनिक दिखाई पड़ रहे होंगे जो सामने सड़क पर, जहाँ पुलिस वहाँ उन्हें रोक रही है। और यहाँ पर नारायण राणे समर्थक हैं, बीजेपी समर्थक हैं। दोनों तरफ से अभी कुछ देर पहले तक जोर जोर से पत्थरबाजी हुई है और अब देखिए कितनी बड़ी संख्या में हुजूम में यहाँ पर शिवसैनिक जमा हो चुके हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन अब इन्होंने दोनों तरफ से सड़क को जाम कर दिया है और यहाँ पर लाठी चार्ज की भी नौबत आ गई थी। आपको मैं दिखाऊं तो बड़े बड़े पत्थर दोनों तरफ से फेंके जा रहे थे, जो पत्थर अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये हंगामा चल रहा है क्योंकि नारायण राणे ने जो विवादित बयान दिया उस बयान के चलते यह स्थिति यहाँ पर हुई है। उद्धव साहब ठाकरे आज हमारे लिए भगवान के रूप है, हमारे गुरु हैं और हमारे भगवान को, हमारे गुरु पर अगर कोई ऐसी धमकी देता रहेगा तो युवा सैनिक चुप नहीं बैठेगा। आज उनके बेटे ने हमें आह्वान दिया था कि हिम्मत है तो घर के नीचे आके दिखा। हम घर के नीचे आके दिखाए, उसके वो भाग गया। महाराष्ट्र के कोंकण में गहरी पैठ रखने वाले नारायण राणे कभी बाला साहेब ठाकरे के कट्टर शिवसैनिक रहे। 60 साल के राजनीतिक जीवन में 3 पार्टियों में रहे, लेकिन अधिकतर समय शिवसेना में ही बीता। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन के शासन में मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे से मतभेद के बाद शिवसेना छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां से बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने राणे को केंद्र सरकार में मंत्री जरूर बनाया है, लेकिन थप्पड़ मारने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। इसके पहले सुबह नारायण राणे ने थप्पड़ मारने वाले बयान पर FIR दर्ज होने पर हैरानी जताई थी और कहा था कि कई बार उद्धव ठाकरे खुद मुंह तोड़ने वाली भाषा करते हैं, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। नारायण राणे ने यह भी दावा किया था कि मैं केंद्रीय मंत्री हूं, कोई सामान्य आदमी नहीं। लेकिन शाम तक नारायण राणे महाड पुलिस के शिकंजे में थे। नारायण राणे की अग्रिम जमानत लेने की कोशिश भी नाकाम रही। उधर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे सरकार को याद दिलाया कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए, तालिबान का नहीं। मुंबई से सोहित मिश्रा और कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
कानपुर में एक मुस्लिम रिक्शे वाले की पिटाई के बाद जब आरोपी गिरफ्तार हो गए तब बजरंग दल के लोग डीसीपी का दफ्तर घेर लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। दिल्ली में जंतर मंतर पर कुछ लोग जमा होकर मुस्लिम समुदाय के नरसंहार के नारे लगाने लगे। दिल्ली की एक अदालत इस मामले के आरोपी को कहती है कि यह तालिबान का राज नहीं है, बहुलतावादी समाज में कानून का राज बहुत जरूरी है। इंदौर में एक चूड़ी वाले जिसका नाम तस्लीम है, उसे कुछ लोग मारते हैं, कहते हैं हिंदू क्षेत्र में कैसे आ गए, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है तो चूड़ी वालों के खिलाफ भी दर्ज हो जाता है, फिर लोग थाने घेर लेते हैं बड़ी संख्या में। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि दिल्ली की एक अदालत के जज ने कहा है यहां तालिबान का राज नहीं है। रविवार को कथित तौर पर 25 साल के तस्लीम को भीड़ तंत्र का न्याय सहना पड़ा, लेकिन 28 घंटे बाद पिटाई का पीड़ित 6वीं में पढ़ने वाली बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी और बहरूपिया बन गया। शिकायतकर्ता के घर से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया। नाबालिग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके घर एक चूड़ी बेचने वाला लड़का आया, नाम पूछने पर अपना नाम गोलू पिता मोहन सिंह बताया और अधजला वोटर आईडी कार्ड दिखाया। मेरी माँ पैसे लेने अंदर गई तो मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़कर सहलाने लगा। मैं चिल्लाई तो आसपास रहने वाले भैया और माँ अंदर से आ गए तो वो गुस्से में धमकी देकर भागने लगा। आसपास के भैया लोगों ने उसका पीछा कर पकड़ा, फिर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। मैं लोक लाज के कारण कल रिपोर्ट करने नहीं आई। यहाँ पे माल खोस लिया, मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद तस्लीम पर आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 467, 468, 471, 420, 506 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। मैं अंदर ही बैठा था, उधर से थोड़ा आया कोई, यहाँ आने के बाद में बेटा वाटी हुई और थोड़ा आवाज आने लगी मेरे को। मैं निकल के एकदम बाहर आया तो देखा तो फिर वो मारपीट चल रही थी। तो फिर बता रहे थे बोले कि वहाँ कोई चूड़ी वूड़ी पहनाने के उसने किसी के साथ में बदतमीजी करी होगी या पकड़ा पकड़ी करी होगी, वो वाली बात थी। तो उसको सब मारने लगे। तो उसका बैग भी खोल खाल के देखा था, ठीक करी उन लोगों ने। तो उसमें 2 आईडी निकली उसमें। आईडी वैसे मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ निकली बैग में से तो 2 आईडी थी। काउंटर केस बना के इस केस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने जिसकी लिंचिंग हुई है, जिसको मारा है बीजेपी के गुंडों ने, उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट की सेक्शन 3 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है। मुझे लगता है ये संवैधानिक प्रक्रिया का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का वायलेशन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का भी वायलेशन है। मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश शासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है और इस केस को जो कि एक बहुत सीरियस ऑफेंस था, इसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता दूं कि हालांकि सरकार का सारा ध्यान 3 आईडी कार्ड और छेड़छाड़ पर केंद्रित लगा। जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी है। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, ना बेअमनस फैलाने दिया जाएगा। इस बीच इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को बड़ा प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में रीगल चौराहे पर सुबह 9 बजे से ही जुट गए। 150 पुलिस अफसरों की टीम जगह जगह तैनात थी। ड्रोन से भी भीड़ की निगरानी की गई। घटनाएं जो भी हैं, इन पे अंकुश लगाया जाए। लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो घटनाएं शहर में बढ़ रही है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए। उन्होंने बंदी उठाए हैं, लगभग सभी पे ही वैधानिक कार्रवाई की गई है और हमारा सभी से अनुरोध है कि शहर की शांति बनाए रखें और जो सांप्रदायिक सद्भाव है वो सुनिश्चित करने में सभी का सहयोग आवश्यक है। हालांकि रविवार रात इंदौर में थाने का घेराव करने वाले लोगों के खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया, लेकिन मंगलवार को शहर की सड़क घेरने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तस्लीम के खिलाफ सोमवार शाम को ही मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उसे अदालत में पेश नहीं किया गया। तस्लीम के वकीलों ने बताया कि उन्हें पुलिस ने कहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से उसे पेश नहीं किया गया, उसे अगले दिन पेश किया जाएगा। एक और बात, जब गृह मंत्री के स्तर से ही आरोपी को अपराधी घोषित कर दिया जाए तो फिर महकमा किस तरह की दलीलें देगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी हेमंत शर्मा और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।